हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 वाला, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। स्पेशली हम बात करेंगे आज कंप्लीट जीके जीएस की जो स्ट्रेटेजी होगी, है ना, बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। आपका जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है ना, लास्ट के 2 से ढाई महीने, 3 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से ढाई महीने जो आपके बचे हुए हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर का आजकल एसएससी रेलवे सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसका क्या करना है आपको। और जो काफ़ी लोगों के मन में डाउट है ना, काफ़ी बच्चे मैसेज भी करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे पर्सनली, कि भाई जो एडिक्विटी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, इससे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर उससे क्या क्या चेंजेस होंगे, है ना, बाकी सारे एग्जाम्स में भी एसएससी के क्या चेंजेस होंगे। तो ये सारे डाउट्स जो बच्चों के मन में रहते हैं कि एडिक्विटी पैटर्न से क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शुरू में बात कर लेंगे इसके बारे में, और फिर एंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो ये है, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं पर्सनली कैसे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले पे काम करता हूँ, SPVR, ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है। मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ। हाँ, जब भी मैंने जीके जीएस पढ़ी और सारी चीज़ें की हैं, स्पेशली जीके जीएस में ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम का होगा, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, है ना। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो बच्चों के मन में डाउट चल रहा है इस वक्त, एग्ज़ाम डेट, इससे शुरुआत करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है ना, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फिर डिटेल से बात करते हैं। बेसिकली ये वाली वीडियो जो है वो मेनली होने वाली है आपकी जीके जीएस की स्ट्रेटेजी पे। इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज, कि भाई पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। और एंड में, सबसे एंड में मैं ये एक और चीज़ के बारे में बात करूँगा जिसका 60 से 70% या 70 से 80% तक उसको लगता है कि सिलेबस वगैरह और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। लगभग 70 से 80% तक उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उनको इस वक्त कैसे अपनी तैयारी जो है वो एक अटैकिंग मोड देना है तैयारी को, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे कि वो लोग अब क्या करें बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है, एग्जाम में। तो उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से आपके साथ बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिले, है ना। चलो शुरुआत करते हैं, पहले सबसे पहले एग्ज़ाम डेट के साथ, ठीक है जी। जीके जीएस की स्ट्रेटेजी को जानने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है। आप सबको पता है एग्ज़ाम डेट जो थी वो दिसंबर, नवंबर दिसंबर के अप्रोक्स एसएससी ने अपने कैलेंडर में मेंशन की थी। बट अगर हाल फिलहाल अब के जो सिनेरियो बना हुआ है इसके हिसाब से देखें, तब भी मुझे लगता नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के बाद जाएगा, ठीक है। जनवरी के बाद मुझे नहीं लगता है कि इतना पोस्टपोन होगा कि वो जनवरी के बाद चला जाए। मेरा पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें भी देख लिया जाए, एसएससी का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस के जो भी एग्ज़ाम्स है ना, वो जनवरी में कंडक्ट करा लिए जाएंगे ना। जैसे एचसीएम का हो गया आपका, है ना, एचसीएम में एडब्ल्यूओ टीपीओ का हो गया, है ना, ड्राइवर का हो गया, और ये स्पेशली कांस्टेबल का एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी सारी चीज़ों को देखने के बाद, कि आपका एग्ज़ाम जनवरी के बाद शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जनवरी तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाना चाहिए। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू हो जाए और जनवरी तक चले, ये पॉसिबिलिटी भी आपकी है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास अगर ये अक्टूबर को छोड़ भी दिया जाए तो 3-4 दिन इसके रह गए, तो नवंबर और दिसंबर मेरे हिसाब से आपके पास पूरा पूरा भी है। तो अप्रॉक्स 2 महीने के आसपास तो आपके पास है ही तैयारी के लिए, जो लास्ट टाइम है ना इस तैयारी के लिए। हालांकि आप सबको बहुत पहले से पता था, एग्ज़ाम कैलेंडर जो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था उसमें भी आपको बता दिया था कि एसएससी के द्वारा जो है डीपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो इसके लिए आपको टाइम तो बहुत मिला था, है ना। तो अभी लेकिन लास्ट के जो 2 महीने हैं, लास्ट के जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रिपरेशन को शेप देने के लिए, ठीक है, फाइनल टच देने के लिए। तो इस वक्त 2 महीनों में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई सभी के बारे में सब्जेक्ट वाइज बात करने से पहले देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ना, जीके जीएस की स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका टेक्स्ट बुक।
तो अगर अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है पास महापर्व सेल, जो कि 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक टेक्स्ट बुक पर चलने वाली है। इस दौरान आपको बहुत लोएस्ट प्राइस टेक्स्ट बुक के पास प्रो का देखने को मिलेगा। आपको करना क्या होगा, आपको रात को 12 से 1 के बीच में, रात को 12 से 1 के बीच में 29 अक्टूबर को ये टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय करना होगा। इस वक्त 12 से 1 बजे के बीच में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो सबसे लोएस्ट प्राइस में देखने को मिलेगा। और यदि आप और एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से आपको और एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे जो असली एग्जाम में आपके साथ होंगे। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कंपटीशन में कितना पीछे हैं और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी। डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना टेस्ट आप दे सकते हैं, गलतियों को री अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं। स्मार्ट पीडीएफ्स हैं जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए। एंड 24/7 एआई डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो, रात के 2 बजे भी आप एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो सबसे सही वक्त है आपका 29 अक्टूबर रात को 12 से 1 के बीच में इसको बाय कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीके जी इसकी स्ट्रेटेजी से पहले बात कर लेते हैं भाई सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ठीक है, अभी जो हाल ही में 2023 का आई थिंक 23 में हुआ था, जो 23 में डिप्टी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसका जो पैटर्न रहा था आप सबको बताया कि जीके जीएस के आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं, 50 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, इस 50 क्वेश्चंस में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या था, है ना। अगर देखें भाई एक एक सब्जेक्ट को अलग कर करके देखें, तो सबसे पहले अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा वेटेज देखा गया था रिसेंट एग्जाम में, वो देखा गया था भाई स्टैटिक जीके का। इसमें लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस तक भी आपके पूछे गए थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो करंट अफेयर का उस वक्त इतना ज़्यादा वो नहीं था, बट फिर भी उसमें 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो हर एक शिफ्ट में एवरेज थे। ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में स्टैटिक जीके के 12 ही क्वेश्चन हो और किसी शिफ्ट में 17 क्वेश्चन भी हो। ठीक है, तो वो शिफ्ट वाइज वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि स्टैटिक जीके में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो थे वो पर शिफ्ट थे एवरेज। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो भाई हिस्ट्री।
हिस्ट्री में लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में थे। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका पॉलिटी। पॉलिटी में भी आपके 6 से 7 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिले। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो भाई ज्योग्राफी में भी आपको 5 से 6 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। सिक्स नंबर पे आपका आ गया इकोनॉमिक्स। इसके भी भाई 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। और एक और सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट रह जाता है आपका साइंस या जनरल साइंस। ठीक है। इसके भी 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पर शिफ्ट ऑन एन एवरेज देखने को मिले। तो ये जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है ना, इससे आपको अपनी जो तैयारी है, हालांकि आप तैयारी कर रहे हो, बहुत टाइम से आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, बट ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी को शेप देने के लिए। आपको पता है कि जो रिसेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा पोर्शन जो था, वो हर एक शिफ्ट में पूछा गया था आपसे। न केवल 2023 वाले में, इससे पहले भी जो आई थिंक शायद 2020 या 21 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी लगभग सेम ही पैटर्न था। स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा उसमें पार्ट था एक, और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम सेम से ही थे। ठीक है। तो इस स्थिति में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाता है पार्ट? स्टैटिक जीके का। ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्मल सब्जेक्ट्स में बात करें तो हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों ही सब्जेक्ट कितने आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, बट आपको ना स्मार्टली काम करना है। स्पेशली अभी ये जो लास्ट के 2 महीने हैं ना, इसमें बहुत स्मार्टली काम करना है। तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में अलग से डिटेल से बात करूंगा। ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के साथ। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक जीके। आपको पता है स्टैटिक जीके जो बहुत वास्ट है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप इसको पूरा पढ़ने जाएंगे तो शायद 1 साल तक आपका ये चलता ही रहेगा स्टैटिक जीके। इसलिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मार्ट अप्रोच की। इसमें स्मार्ट अप्रोच से काम करना होता है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ 5 से 6 टॉपिक के ही होते हैं। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। इस लास्ट टाइम में भी आपको, अगर आपने वो कर रखा है ऑलरेडी, है ना, स्ट्रेटेजी के आपने टॉपिक वाइज नोट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं, तो उसको लास्ट टाइम में रिवाइज करना है। और जो कुछ मैं 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, इसको लास्ट टाइम में अच्छे से रिवाइज भी करना है, इसके पीवाईक्यू भी देखने हैं। ठीक है। तो अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक कौन सा हो जाता है? जो फोक डांस वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जो लोक नृत्य वगैरह होते हैं ना, डांस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं, और सीधे पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही इसको देखने को आपको मिलते हैं इसमें। ठीक है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है पुरस्कार वगैरह। ठीक है। जो पुरस्कार वगैरह मिलते हैं बहुत सारी फील्ड्स जो होती हैं, इन सब फील्ड्स में, डांस की फील्ड में और आपका साहित्य वगैरह की फील्ड में, ये सब इन सब में जो पुरस्कार होता है ना, मेन मेन, ये आपको अवार्ड वगैरह, ये आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। इसके पीवाईक्यूज भी देखने हैं। तीसरा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेम्स वगैरह। ठीक है। ये इसमें आप करंट के जो इवेंट है वो भी, प्लस उसका स्टैटिक पार्ट कैसे, कि भाई जैसे बैडमिंटन है तो उसके कोर्ट की लंबाई कितनी होती है ना, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, सब अलग अलग गेम्स के जो स्टैटिक पोर्शन है ना, जो छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब अच्छे से पढ़ लेनी है। प्लस उसके जो करंट इवेंट है ना, गेम्स के जो करंट इवेंट्स हैं, वो करंट अफेयर में भी आप तैयार करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ओलंपिक वगैरह, है ना, वहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम हो गए या वर्ल्ड कप वगैरह हो गया, इन सब से ये आपको करंट अफेयर में तैयार करने हैं। प्लस यहाँ पे भी स्टैटिक जीके में भी इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, है ना, रिवाइज कर लेना दोबारा से इसको पढ़ते वक्त भी। ठीक है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें आती है इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स ये आपको करनी कहाँ से? पीवाईक्यू से। स्पेशली दिल्ली पुलिस का देख लेना, या फिर जो भी एसएससी ने पूछी है, एसएससी ने जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी है ना, उसके बारे में आप देख लेना। ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह देख लेना उसके, है ना। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ तो फेस्टिवल्स रह गए ना इसके। हाँ, फेस्टिवल्स आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग एरिया में मनाए जाने वाले जो फेस्टिवल्स होते हैं, इसके बारे में भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और लास्ट मैं बात करूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कि भाई इसको वाद्य यंत्र कहते हैं ना, कि भाई इसके जो वादक है वो कौन है ना, ये या एक व्यक्ति का नाम
आपको लिख के दिया जाता है और पूछेंगे कि ये निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, जैसे पंडित रविशंकर हो गए, ऐसे करके वो किसी भी एक व्यक्ति का नाम देंगे और पूछेंगे कि बताइए किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका पीवाईक्यू। अब देखो पीवाईक्यू के लिए ना एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। आपको सब मोस्टली आपको पता भी होगा, है ना, आप लोग करते भी होंगे पीवाईक्यू। बट पीवाईक्यू ना एक कोई भी पीवाईक्यू की बुक लो, कोई भी बुक, है ना, किरण की आप ले सकते हो, पिनाकल की ले सकते हो, जो भी पीवाईक्यू की बुक आती है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज होता है। ठीक है, जैसे आप स्टैटिक जीके का पोर्शन आप खोलेंगे, किसी भी बुक में आप पोर्शन खोलेंगे स्टैटिक जीके का, ठीक है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया होता है। जैसे सबसे पहले आपको डांस का दिया होगा, है ना, ये जिस भी टॉपिक का दिया होगा, डांस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे ना पिछले 3 4 5 7 साल में, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वो सारे आपको दिए होंगे। ठीक है, अब देखो स्टैटिक का जो, स्टैटिक में क्या है ना, एक चीज़ ये है कि स्टैटिक का जो है ना वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है। पीवाईक्यू की बुक भी लोगे ना, इसमें शुरुआत के बहुत सारे पेजेस आपको स्टैटिक जीके से भरे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा खासा पोर्शन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा आपको मतलब पेजेस या फिर बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना बुक का वो स्टैटिक जीके से ही कवर होता है। तो इसमें आपको स्मार्टली काम करना है। कैसे कि सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, स्टैटिक जीके के सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, इन इन 5 6 टॉपिक्स के सारे पीवाईक्यूज आपको पढ़ने हैं बार बार। ठीक है, आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे, अभी तक भी लास्ट के लिए नहीं बैठे होंगे। ठीक है, तो बट अभी इस वक्त क्या करना है आपको, इन 5 से 6 टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है उस उन बुक्स में। ठीक है, तो ये अलग अलग से आपको वहाँ पे हेडिंग डाल के दिया होगा, है ना, किसी भी बुक को ले लो आप, मोस्टली सारी बुक्स ऐसे ही डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था वो था आपका SPVR फॉर्मूला। ठीक है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई साइंटिफिक फॉर्मूला या क्या है। मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इससे बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चीज़ें आपके नोट्स वगैरह से बाहर नहीं जाती हैं अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। इसमें एस का मतलब क्या है भाई, एस का मतलब है सिलेबस, कि आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को कंप्लीट इन द सेंस कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना, कहीं से भी आपने पढ़ लिया एक जगह से, तो उन सब चीज़ों को कंप्लीट करिए। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद पी से है आपका पीवाईक्यू, कि उस सिलेबस को आपने कंप्लीट किया कहीं से भी। फॉर एग्जांपल अब ना अलग अलग सब्जेक्ट से मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे स्टैटिक जीके के लिए आप कुछ भी कहीं से भी कहीं से कह रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई सा भी एक चैनल देखो, है ना, कहीं से भी आप आपने डाला कि फोक डांसेस या फिर जो भी फेस्टिवल्स, कोई भी टॉपिक डाला, है ना, अच्छे खासे वेल नोन, जो आपको लगे कि हाँ भाई उनका समझ में आता है आपको। ठीक है, कंटेंट ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, बस समझाने का पढ़ाने का तरीका अलग है ना। तो आप किसी भी एक वीडियो से या कहीं से भी आप कंप्लीट करिए, उसको आपने अच्छे से नोट्स वगैरह बना लिया, तो आपका सिलेबस क्या है, एक तरह से वो वहाँ से आपने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया कि स्टैटिक जीके के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आपने कंप्लीट कर दिए। तो वो सिलेबस का पार्ट है कि आपने वो सब चीज़ें लिख ली, अच्छे से पढ़ ली, समझ ली। अब वो आपको रिवाइज करनी बाकी है। ठीक है, तो आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया उसका कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है। सिलेबस के बाद जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एक चीज़ आपको बहुत कॉमन वो चीज़ आती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने पढ़ाया, आपके सामने 2 3 क्वेश्चन आए। अब वो 2 3 क्वेश्चन आपने फोक डांस और सारी चीज़ें पढ़ ली स्टैटिक जीके की, बट वो जो क्वेश्चन आए वो उसमें तो थे ही नहीं जो आपने पढ़ा हुआ था, जो आपके नोट्स थे। तो ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपको टीचर ने गलत पढ़ाया या मास्टर ने गलत पढ़ाया। काफ़ी सारी हर एक साल आपको कुछ नई नई चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक सिंगल क्वेश्चन है वो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा। भाई 95% 96% चीज़ें जो है वो पीवाईक्यू की आएंगी, 90% तक की चीज़ें पीवाईक्यू की आएंगी। कुछ 5 7 8% चीज़ें जो हैं वो तो आपको नई देखने को मिलेंगी ना, कुछ नई। या फिर ऐसा कह लो कि कोई सवाल 15 साल पहले आया था, अब वो पढ़ा ही नहीं रहा कोई, वो फिर दोबारा से आ गया। तो वो 7 से 8% चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें आपको नई देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके लिए ही एक सेक्शन बनाया है वी। वी का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ अपने नोट्स में। ये एक पेज आपको छोड़ के रखना होता है लास्ट में, 1 से 2 पेज छोड़ता हूँ मैं हर एक टॉपिक के बाद। मुझे पता है कुछ नई चीज़ें आप मिलेंगी बाद में जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी होंगी। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। पहली चीज़ तो आपने पीवाईक्यू देखे। अब उसमें क्या होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी होंगे, आपने पढ़े होंगे। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े, है ना। तो वो वैल्यू एडिशन में आपको ऐड करना है वहाँ पे। जैसे आपने डांस का एक नोट्स बनाए, डांस के नोट्स बनाए कि आपने हाँ भाई ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर रखी है, उसके बाद 1 से 2 पेज छोड़ देना लास्ट में उस टॉपिक के। फिर 1 2 पेज छोड़ने के बाद आप दूसरा टॉपिक शुरू करना। उस 1 2 पेज में वो करना है क्या, वैल्यू एडिशन के 2 पार्ट हैं। एक तो आपको पीवाईक्यू से कवर करना है,
कि आपने पीवाईक्यूज में ऐसा क्वेश्चन देखा डांस का जो आपके नोट्स में नहीं था, तो वहाँ पे वैल्यू एडिशन में आपको उसको नोट ऐड कर देना है, ठीक है। उसको ऐड कर दिया। अब दूसरी चीज़ होती है मॉक टेस्ट। कुछ नए क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस नए आपको देखने को मिलते हैं मॉक टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि सारे पीवाईक्यू ही देखने को मिलते हैं, बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए भी आप, अगर आपको लगता है कि भाई इससे रिलेटेड है, कि मान लो भाई मैंने फेस्टिवल के नोट्स बना रखे हैं, नया फेस्टिवल है उसमें लिखना चाहता हूँ, तो उसमें आप फेस्टिवल वाले में जो पीछे आपने वैल्यू एडिशन का पेज छोड़ा है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नहीं तो फिर मॉक टेस्ट की तो आप एक अलग से क्या बनाते हो, नोट्स की कॉपी बनाती हो, उसमें आप लिख लेते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट क्या, वो क्या करनी है, कॉपी बनानी है। जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हो उनको एनालाइज करने के बाद उनके नोट्स बनाने होते हैं आपको, ठीक है। तो नोट्स के लिए आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें आप हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद नोट्स बनेंगे अच्छे से और उनको बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद पीवाईक्यू देखिए। सिलेबस में से जो चीज़ें आपने नोट्स बना रखे हैं, सिलेबस के जो नोट्स बना रखे हैं उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ जो नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आप वैल्यू एडिशन वाले पार्ट में पीछे ऐड करिए उसमें, ठीक है, पीछे पीछे के पेजेस में। उसके बाद आता है आर का मतलब रिवीजन, ठीक है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे बाद में और सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यूज बार बार पढ़े उसको, ठीक है। आपको लगा कि कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो आपने वैल्यू एडिशन करके उसमें ऐड किया। अब लास्ट में आपके पास एक ही काम बचेगा एंड में, रिवीजन, ठीक है। जो आपने नोट्स बनाए उसको बार बार रिवाइज करिए। पीवाईक्यू जो आपने एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, उनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। तो उसके बाद जो आपने वैल्यू एडिशन वगैरह तो खैर सिलेबस में ही कंप्लीट, जो सिलेबस किया था उसमें ही पीछे ऐड किया होगा, तो वो सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी। तो एंड में आपके पास एक काम बच जाता है, रिवीजन। जो आपकी मॉक टेस्ट की कॉपी है उसको भी, प्लस आपकी जो मेन सिलेबस की कॉपी है ना, जो आपने अलग से सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवाइज करिए। जितनी मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करेंगे आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका एग्जाम में टाइम भी कम, मतलब टाइम भी बचेगा आपका, जो फालतू सोचने में जाता है, कन्फ्यूजन में जाता है ना, ये हो सकता है वो हो सकता है। जितना ज़्यादा रिवीजन रहेगा उतना ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, है ना, चीज़ें एकदम टिप्स पे होंगी आपके, ठीक है, फिंगर टिप्स पे होंगी। तो ये SPVR जो फॉर्मूला है ना, इस पे आपको काम करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। करंट अफेयर, हाल फिलहाल तो भाई एग्जाम्स में ना बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना रखा है करंट अफेयर ने। और इसका रीज़न मुझे लगता है आरआरबी के एग्जाम्स में भर भर के करंट अफेयर्स आई है, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चंस पूछे जाने थे या 40 क्वेश्चंस पूछे जाने थे, 30 नहीं, तो उस 40 में से भाई 15-15 क्वेश्चंस, ठीक है, 12-15 क्वेश्चंस केवल करंट अफेयर के पूछे गए, ठीक है। और वो भी ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछे गए जो बच्चों को, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं था कि कहाँ से, मतलब बहुत से बच्चों को क्या पढ़ा ही नहीं था किसी ने भी, ऐसे करंट अफेयर्स पूछे गए थे, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर में ना मैं आपको दो चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि उतना टेंस माहौल नहीं बनाना कि यार नहीं, करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन के चक्कर में आप इतना टाइम दे दे रहे हो कि भाई जो जितना टाइम आपने इसको दिया 5-6 क्वेश्चन को, उतने टाइम में तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबका रिवीजन कर लेते, ठीक है। तो इसमें आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं बताऊंगा आपको, पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि आपको जो करंट अफेयर है ना, इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना कि यार मतलब इसी के पीछे लगे हुए हैं, बस इसी को करे जा रहे हैं और कुछ नहीं करना। क्योंकि एक चीज़ अगर आप देखें ना, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आते हैं, मतलब आपको पता है, और मोस्टली बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होता है कहीं ना कहीं। अगर वो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है ना कि मतलब पता नहीं है आपको, और आपने मतलब नॉर्मल ठीक ठाक सा क्वेश्चन कर रखा है करंट अफेयर, और आपको नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल सा क्वेश्चन होगा, वो किसी को नहीं पता। अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे ना करंट अफेयर्स को, तो उसमें क्वेश्चंस अगर बेसिक है ना, रैंक वगैरह पूछ ली, किसी रिपोर्ट वगैरह का पूछ लिया, तो वो ऐसा है कि भाई सब पढ़ाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं, है ना, सीरियस कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो सीरियस बच्चे हैं तो उन्होंने मोस्टली ना पढ़ा ही होता है उसको, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि आपको लग रहा है ये तो अजीब से क्वेश्चन है, तो वो सबके लिए अजीब रहता है। फिर वो ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को आता होगा, दो बच्चों को आता होगा, मोस्टली वो सभी के लिए अजीब रहता है, ठीक है। तो वो आप स्किप करेंगे, सभी स्किप करेंगे मोस्टली, तो उससे उतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बाकी से आगे निकलना है आपको, ठीक है। तो इसके चक्कर में आपकी 4 से 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन के चक्कर में आप इसमें लगे पड़े, ऐसा वो करना नहीं है, ठीक है। अब मेन चीज़ बात कर लेते हैं, अब इसको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़िए मंथली करंट अफेयर, ठीक है, मंथली करंट अफेयर। इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप बुक ले लीजिए कोई सी भी, ठीक है। आई होप कि अगर आप पढ़ रहे हो यार, अच्छे से तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल को टारगेट करके, तो आपने या तो
परचेज़ कर ली होगी, खरीद ली होगी, और नहीं भी खरीदी है तो अभी देख लेना कोई भी बुक। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है यूट्यूब चैनल। आजकल यूट्यूब से मोस्टली बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे कहीं मतलब कोई भी बेस्ट एक आपके वो हैं करंट अफेयर के, कुमार गौरव सर है ना, हाँ वो हैं। तो उनकी मंथली कंपाइलेशंस देख लीजिए, जिसका भी आपको समझ में आता है ना बेहतर तरीके से। अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, सब टीचर्स मोस्टली सेम ही करेंगे, है ना, मोस्टली सबका कंटेंट सेम ही रहने वाला है। समझाने का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, कंटेंट ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहेगा। मेन चीज़ है कि आपको मेमोराइज करना है, आपको याद करना है उसको, ठीक है। तो यूट्यूब से कहीं से भी आप क्या करिए, 10 जगह से मत करना भाई, किसी भी एक जगह से आप क्या करना, मंथली मंथली बेसिस पे आप क्या करो, पिछले 1 साल का, है ना, 12 महीने का करंट अफेयर के नोट्स वगैरह तैयार कर लो। अभी इसमें 15-20 दिन लग जाएंगे आपको, मान लो, है ना। अगर डेली भी आप एक एक महीने के तैयार करोगे तो 12-15 दिन उसमें लग गए आपको, ठीक है। उसको नोट्स वगैरह बना लेना अच्छे से। अगर आपने अभी तक भी नहीं बनाया तो बना लेना अच्छे से, और इनको बार बार रिवाइज करना, फिर बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके करंट अफेयर्स के लिए, और कुछ आपको करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। करंट अफेयर में मंथली करो, आप मंथली नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करना एग्जाम तक। उसके अलावा कोई नई चीज़ उसमें करने की ज़रूरत है नहीं आपको, है ना। बल्क में इतना सब कुछ पढ़े जा रहे हैं 5-6 करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए, वो बिल्कुल भी वो कॉस्ट बेनिफिट उसका एनालिसिस करेंगे आप तो उतना नहीं पाएगा, प्रोडक्टिव नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो करंट अफेयर में सिर्फ इतना करिए कि मंथली करंट अफेयर आप उसको कंप्लीट करिए, प्लस 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 जो भी रिसेंट के एग्जाम है ना, उसके पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू क्या, अभी जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, जो रिसेंट के एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को मत छोड़िए। अगेन काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं तो थीम्स रिपीट होती हैं, ठीक है। थीम्स जैसे कि भाई किसी ने इंडेक्स पूछ लिया, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ लिया, तो भाई अगले एग्जाम में भी एचडीआई के बारे में पूछ लिया, क्वेश्चन अलग हो सकता है बट पूछ एचडीआई के बारे में ही लिया। तो आप थीम्स को अच्छे से देख लेना, कर लेना, ठीक है। तो रिसेंट के एग्जाम्स में जितने भी, या तो वो रेलवे के हों या किसी भी एसएससी के हों, किसी के भी हों, आपको क्या करना है, करंट अफेयर क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। देख लेने हैं वो बार बार, है ना, जो भी रिसेंट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के बारे में ये हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करने से पहले एक वो चीज़ रहेगी जो हमने बात की थी, जो न्यू एडिक्विटी वाला जो था ना, ये जो पैटर्न है, इसके बारे में काफ़ी बच्चों का डाउट था कि भाई ये नए जो पैटर्न है, इसमें जो आप पीवाईक्यू की बात कर रहे हो, इसमें तो सारी चीज़ें बदल गई हैं, है ना, नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, नए नए टाइप के बन रहे हैं। तो भाई ये कुछ हद तक तो सही है कि भाई पैटर्न में चेंज तो हुआ है, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि चेंज तो हुआ है, 100% बिल्कुल सही बात है कि चेंज हुआ है। अभी जो आप देखेंगे कि सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, सीजीएल के एग्ज़ाम जो था उसमें चीज़ें चेंज हुई कैसे, कि उसमें स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चंस थे, है ना। स्टेटमेंट वाले, अब देखो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, वन लाइनर होने चाहिए। अब मेरे को पर्सनली ठीक है, पसंद है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो अच्छा लगता है कि उसमें एलिमिनेशन लगेगा, चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दूसरी करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको मैंने अपना शेयर भी किया था ना सीजीएल का स्कोर कार्ड, उसमें इंग्लिश में मेरे इतने गंदे मार्क्स थे, बस जीके जीएस ने बचा लिया। जीके जीएस भी आसान नहीं थी कुछ, बट उसका जो पैटर्न था वो शायद मतलब मुझे ठीक लगा कि भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे तो उसमें एलिमिनेशन और ये सारी चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस में हो पा रही थी, इसलिए मेरे उसमें आई थिंक 18 ठीक है 25 में से, ठीक है। जबकि वो टफेस्ट शिफ्ट है, बट फिर भी उसमें इतने क्वेश्चन ठीक हो पाए, वो इसी वजह से क्योंकि सबका अपना अलग अलग है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे स्पेशली जो एसएससी वाले बच्चे हैं ना, वो वन लाइनर और इन सब चीज़ों को रटते हैं, है ना, फैक्ट वगैरह, तो उनके लिए तो भाई एक लाइनर क्वेश्चन होना चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, ज़्यादातर चीज़ आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, सोचना समझना पड़ेगा, एलिमिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी। खैर, ये चीज़ मैंने देखी पर्सनली कि सीजीएल में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए, बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट वाले थे। तो भाई चेंज हुआ है पैटर्न, इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीवाईक्यूज़ हैं आपके, उसकी अहमियत घट गई है, ये 0%। बिल्कुल भी इस बात में कोई, मैं नहीं मानता कि आपको वो पीवाईक्यू जो थे वो इररिलेवेंट हो गए। जितने भी अभी पीवाईक्यूज़ मतलब पिछले साल के भी है ना, पिछले से पिछले 4-5 साल तक के भी जो पीवाईक्यू हैं, वो भी आपके लिए पूरी तरह से रिलेवेंट है, ठीक है। तो उन सब के भी वो जो फैक्ट हैं वो, अब इसमें भी जैसे सीजीएल में भी 25 में से सारे क्वेश्चन थोड़ी ऐसे थे, 5 से 7 आप देखोगे बहुत इजी इजी भी थे, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे बहुत आसान से, पीवाईक्यू में भी आए हुए थे और मोस्टली बच्चे पढ़ते भी हैं उनको, ऐसे क्वेश्चंस भी थे काफ़ी सारे शिफ्ट में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे ना आपको कि डरा डरा देने वाले होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, पीवाईक्यू जो पिछले सालों में एग्जाम हुए हैं
उनके पीवाईक्यू भी पूरी तरह से रिलेवेंट है, उनको भी करना है। ठीक है। तो एडिक्विटी से जो पैटर्न चेंज हुआ है उससे क्वेश्चंस में थोड़ा बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट, बट फिर भी वो इतना बदलाव देखने को नहीं मिलेगा कि सारी चीज़ों को इरिलेवेंट कर दे। जो भी पिछले सालों में एग्जाम्स हुए हैं उनको इरिलेवेंट वो नहीं करेगा। ठीक है। तो पीवाईक्यू के नाम पर आपको पिछले सालों के क्वेश्चंस पढ़ते रहने हैं, बिल्कुल पढ़ते रहना है। ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अगले सब्जेक्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। अब देखो हिस्ट्री जो है ना मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरआरबी के एग्जाम में भी देखो या किसी में भी देखो, हिस्ट्री के ना सभी सब्जेक्ट में मोस्टली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो हिस्ट्री पॉलिटी के देखने को मिलते हैं। अब हिस्ट्री को आपको पता है, हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं। एक आपका एंशंट है, एक आपका मिडीवेल है, और एक आपका मॉडर्न है। ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो मॉडर्न वाला जो पार्ट है ना ये सबसे ज़्यादा इन तीनों में कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न वाला पार्ट। ठीक है। तो आप इसमें पढ़ देखो, मैं दो दो तरह के बच्चों को ध्यान में रख के बताता हूँ। एक तो वो बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं से सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होंगे। ठीक है। उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और जिसने नहीं भी किया सिलेबस कंप्लीट, अभी 2 महीने हैं, मतलब अच्छे से अगर मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बट कर लोगे। इसका कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट करो, यूट्यूब से कर सकते हो, यूट्यूब से। बट हाँ, अगर मेरी मानो, अब काफ़ी सारे बच्चे इसको मतलब इसके लिए अगेंस्ट जा सकते हैं कि यार क्या ही बोल रहा है, भाई ल्यूसेंट से मत करना। ल्यूसेंट में इतना ज़्यादा कंटेंट है ना कि बच्चे उसको पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा उसको रटने में लगे हुए हैं। यार कोई फ़ायदा नहीं है, स्मार्टली आप काम क्यों नहीं करते हो, स्मार्ट तरीके से काम करो ना। इतना सारा कंटेंट याद करने की बजाय आप थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट का याद करो ना कंटेंट। स्मार्टली काम क्यों नहीं करना। तो वो ल्यूशन में इतना ज़्यादा कंटेंट है, मैंने देखा था, मैंने उसके शुरुआत के हिस्ट्री के कुछ 10 12 15 पेज पढ़े होंगे, उसके बाद मैंने तो कभी पढ़ी नहीं ल्यूसेंट। ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उस उतना पढ़ने की ज़रूरत भाई आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो आप कहीं से भी करो, है ना। मेन मेन जो सिलेबस कंप्लीट वाली बात है ना, या तो आप यूट्यूब से कर सकते हो या फिर कोई छोटी मोटी बुक आती है वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, अभी आप ज्योग्राफी पे आएंगे हम, तो ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगा कि कहीं से कुछ मत करो, आप सिंपल या तो 9th से 12th या फिर 6th से 12th तक की एनसीईआरटी कर लो। कोई सा भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी हो, उस तक के लिए भी आपको 9th से 12th तक की एनसीईआरटी जो होती है वो मोर देन सफिशिएंट होती है। ठीक है। अब आप ये मत कहना कि यूपीएससी के लिए इतना एनसीईआरटी काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी होती है। ठीक है। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है काफ़ी होती है। ठीक है। तो ये तो एसएससी वगैरह तो खैर क्या ही है ना। तो हिस्ट्री के लिए आप कहीं से भी करो, सिलेबस कंप्लीट करो। यूट्यूब से आपको लगता है यूट्यूब से आप कर सकते हो, वहाँ से करो। या फिर आपको लगता है कोई बुक है, एवोल्यूशन से करना चाहते हो, वहाँ से देख लेना। मैं तो पर्सनली मना ही करूँगा, यहाँ से मत करना, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। कहीं से भी सिलेबस इसका कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन वही सेम चीज़, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे आप, पीवाईक्यू से। ठीक है। और उसके बाद उनका क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे बार बार। ठीक है। तो इसके तीनों पार्ट में से मॉडर्न हिस्ट्री पे फिलहाल ज़्यादा फोकस करना, है ना। बाकी तीनों ही उस पे मतलब फोकस रखना है, एंशंट पे भी, मिडीवेल पे भी और मॉडर्न पे भी। एंशंट का आप थोड़ा सा हल्का फुल्का ना, उतना ज़्यादा मतलब, एक तो एंशंट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, और उतना ही कम इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, हल्का सा लाइटली ले सकते हो इसको, एंशंट को। बट मिडीवेल को और मॉडर्न को आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करना है इसको, है ना। अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। ठीक है। मैंने बताया आपको, इसका सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट करो, यूट्यूब से देख के, किसी भी टीचर से कंप्लीट करो, या फिर अभी मैं सोच रहा था कि यार मैं भी मेरे जो नोट्स वगैरह पढ़े हैं उससे मैं आपके लिए वन शॉट तैयार कर दूँ। ठीक है। बट अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, 2 से 3 महीने 2 ढाई महीने बचे हुए हैं, तो अब उसका क्या ही फ़ायदा होगा। ठीक है। देखेंगे फिर अभी किसी नए एग्ज़ाम के लिए देखेंगे उसको, है ना, करने के लिए। खैर, तो आपने सिलेबस कंप्लीट किया, फिर अगेन ये सारी चीज़ें इसमें आपको करनी है ना। चलिए, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तो इसके पीवाईक्यूज ज़रूर से ज़रूर करने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वही सेम चीज़ है, अब इसमें कुछ नया तो है नहीं, आपको मैंने बता दिया। सिलेबस आपने कहीं से भी कंप्लीट किया, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज देखने हैं, फिर उसका वैल्यू एडिशन करना है। कुछ भी नई चीज़ दिखती है उसको आपको ऐड करना है, कहाँ पे, उनके जो आपने लास्ट में पेज छोड़े हैं ना, एक दो वैल्यू एडिशन में, वहाँ पे उनको नई चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, पॉलिटी। पॉलिटी में भी ये सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है, एस पी वी पी वी आर, एस पी वी आर, ये आपको फोकस करनी है। ठीक है। इसी चीज़ पे फोकस करना है, प्लस ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम का ट्रेंड होता है, पॉलिटी अगेन बहुत बड़ी है ना। कहाँ से पढ़ेंगे, तो उसके लिए अगेन
अब एसएससी के लिए ऐसा ज़रूरत नहीं होती वैसे। लक्ष्मीकांत जो बुक है ना, हालांकि यूपीएससी के लिए होती है, ये मोर देन सफिशिएंट होती है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, तो शायद ही कोई क्वेश्चन होता है जो आपका पॉलिटी से बाहर जाए। बट वो बहुत बड़ी बुक है, बहुत मोटी बुक है, तो उस एसएससी जैसे एग्जाम के लिए उसको करना तो कोई वर्थ इट नहीं है। ठीक है। तो आप इसके लिए भी कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट करिए अच्छी सी जगह से, किसी भी मास्टर से, वही सेम, सबका कंटेंट सेम होगा। अगेन, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, याद कराने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, बट कंटेंट वही रहता है सबका। पॉलिटी अलग अलग नहीं बढ़ाएगा कोई, क्या अलग, इसकी पॉलिटी अलग, उसकी पॉलिटी अलग। ठीक है। तो वही सेम चीज़ें रहेंगी। अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट ना टॉपिक्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसे पॉलिटी में अगर हम बात करें तो एक होता है आपका शुरुआत वाले 4 पार्ट। शुरुआत वाले 4 पार्ट कौन से? एक तो आपका पहला वाला यूनियन टेरिटरी वाला। ठीक है। दूसरा पार्ट आपका सिटीजनशिप वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आजकल इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट। और फोर्थ पार्ट आपका कौन सा है? फोर्थ पार्ट आपको कौन सा है? डीपीएसपी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फोर ए कौन सा है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो पार्ट है ना, ये तो बहुत अच्छे से आपको करने हैं, बहुत डिटेल में अच्छे से करने हैं आपको। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें जो है ना, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब चीज़ें अलग अलग से ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। इन तब से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, वाइस प्रेसिडेंट आपको अच्छे से करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको अच्छे से कर लेना है। अब पॉलिटी वैसे भी आसान सा सब्जेक्ट है, उसमें क्या ही आपको अलग अलग बताना। और एक हो गया आपका पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, हालांकि पार्लियामेंट में आपके आ जाते हैं प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना है। और हालिया अगर एग्जाम्स देखें तो उसमें अमेंडमेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अमेंडमेंट आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको कर लेने हैं। आर्टिकल्स आपको लास्ट टाइम में बहुत ट्रिक्स वगैरह इनकी याद कर लिया करो, यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी देख लिया करो, इनकी ट्रिक्स जो होती है ना याद करने की, उनसे ना इन सबको याद कर लिया करो। एक कॉपी में अच्छे से ट्रिक्स बना ली, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, आपका गवर्नर की, ठीक है, पार्लियामेंट की, ये सब की जो ट्रिक्स है ना, इन सबको अच्छे से लिख के कहीं से भी एक ट्रिक को बार बार उनको रट्टा मारा करो, याद हो जाता है आर्टिकल्स। ठीक है। कोई बड़ी बात है नहीं आर्टिकल्स में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट कुछ कमिटीज़ वगैरह होती हैं, इनको भी पढ़ लेना अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना लास्ट टाइम पे। और बाकी सिलेबस तो आपको करना ही है इसका, अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज करना है। ठीक है। फिर वही सेम चीज़ कि भाई इसके पीवाईक्यूज आपको डेली करने हैं, पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम अगेन। अब इसमें अगर मैं बात करूँ ना कि क्या पढ़े हैं, इसमें मैं कह सकता हूँ कि क्या पढ़े में आपको एनसीईआरटीज़ को रखना है। एनसीईआरटीज़ कौन सी? अगर आप ठीक से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हो ना, कि आपको लगे कि ज्योग्राफी से चीज़ें बाहर ना जाए, तो 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है ना, उसको बहुत अच्छे से कर जाना। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप 6 से 12 तक की बहुत डिटेल में अच्छे से करिए एनसीईआरटी। मुझे नहीं लगता कि शायद इनसे चीज़ें बाहर जाती हैं। इनसे शायद ही एक आधा क्वेश्चन होगा जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होगा, जो इन बुक से बाहर जाएगा। ठीक है। अब नई पुरानी का इसमें चक्कर छोड़ देना, जो न्यू वाली एनसीईआरटी है ना, वही कर लेना। ठीक है। तो भाई इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भाई आपको करने की ज़रूरत है ज्योग्राफी में, है ना, स्पेशली ज्योग्राफी में तो इससे ज़्यादा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके वही सेम चीज़ कि पीवाईक्यू करने। ठीक है। पीवाईक्यूज़ में कुछ नई चीज़ ऐसी दिखेंगी कि आपको ज्योग्राफी में दे दी, हालांकि हो सकता है वो कुछ साइंस का पार्ट हो, है ना, दूसरे सब्जेक्ट का पार्ट हो, आपने कहीं इसमें ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा, बट कहीं दूसरी जगह पढ़ा होगा, बट वो ज्योग्राफी में काउंट कर दिया उसको। तो ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अगेन मैंने आपको कहा है उसको किस में आपको ऐड करना है, वैल्यू एडिशन में। तो आपको उस नई चीज़ों को वैल्यू एडिशन में लिखना है, प्लस उसको क्या करना है फिर रिवाइज करना है बार बार। ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए अगेन कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कुछ अलग से करने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। एनसीईआरटीज़ करो बढ़िया तरीके से, 9वीं से लेकर 12वीं तक की कर लो, नहीं तो फिर 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज़ को बिल्कुल घोट के पी जाओ अच्छे तरीके से, ज्योग्राफी का काम आपका तमाम हो जाएगा। ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए ये हो गया। साइंस की अगर बात करें, साइंस से पहले तो एक सेकेंड, ज्योग्राफी के बाद भाई इकोनॉमिक्स तो रह गया अपना, एक बार इसको मिटा के इकोनॉमिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स अगेन देखो, ये ना थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है। काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस वगैरह, जो भी सीजीएल
वाले तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भाई इकोनॉमिक्स समझते हैं या फिर बैकग्राउंड उनका रहता है। बट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऐसे एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स कम ही बच्चों का बैकग्राउंड रहता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको पूरी तरीके से ना आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसको पूरी तरीके से तो मैं कहूँगा नहीं आपसे कि इसको पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि आने आपके वही 4 से 5 क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ना उन्हीं में से आने हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है, सिलेबस का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन ना तो पूछे जाते हैं ना पूछे जाएंगे, फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें चैप्टर्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में आपका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो ये CRR, SLR है ना, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें जो भी और होंगी, वो सारी चीज़ें जो वो इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट है आपका मनी मनी वाला चैप्टर, है ना, मनी एंड बैंकिंग करके चैप्टर है ना उसका, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना है। तीसरा आपका 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स की पार्ट है, ये तो आपको सबको पता है कि इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाना है, तो इसको तो बहुत अच्छे तरीके से आपको अलग से कर लेना है। फोर्थ अगर बात करें तो एज सच और क्या ही इंपॉर्टेंट होगा, आप गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स पूछ लेता है वो, है ना। और फिफ्थ अगर आप चाहते हैं तो RBI वगैरह के बारे में भी ठीक से कर लेना, है ना। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ लेता है, जैसे गवर्नर वगैरह, है ना, डेप्यूटी गवर्नर वगैरह, ये सारी सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो इसमें एज सच आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होते हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। यूट्यूब पे वीडियो एक एक अलग अलग टॉपिक की अलग अलग सर्च करके वीडियो अच्छे से कर लेना। ठीक है, इनके नोट्स बना लेना, उसके बाद इसमें करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कुछ भी। ठीक है, वही सेम चीज़ है कि अगर आपको लगता है कुछ नई चीज़ मिल गई तो आप इसको क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन इसमें करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट भाई साइंस। तो इसके लिए तो भाई मैं ये कहूँगा कि इसके आपको पता है 3 पार्ट है, एक तो बायोलॉजी होगा आपका, केमिस्ट्री होगा, एक फिजिक्स होगा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाली जो चीज़ है ना, इसमें आप पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हो, पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे फिलहाल के लिए, है ना। 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, 2 महीने का समय है। इतनी सारी साइंस पढ़ने जाओगे बिल्कुल माथा आपका चकरा जाएगा। ठीक है, इस वक्त आप क्या कर सकते हो कि बायोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, तो बायोलॉजी वाले पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसमें भी जो प्लांट वगैरह होते हैं ना, प्लांट प्लस ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, डिजीज़ वगैरह, विटामिन वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इन वाले टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, प्लांट वाला हो गया, ह्यूमन बॉडी वाला हो गया, है ना, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग आपको मिलेंगे, ब्लड, है ना, अलग अलग आपको मिलेंगे, जैसे डिजीज़ वगैरह हो गया और आपका विटामिन वगैरह हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है PYQ से। ठीक है, किससे, PYQ से। PYQ की कोई भी एक बुक लेना, उसमें आप देखेंगे अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन दे रखा होगा, वहाँ से आपको कर लेना है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपसे लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली कि आप किस किस सब्जेक्ट में किस क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अगर मैं इसके क्रक्स की बात करूँ तो क्रक्स में केवल यही था कि आप कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके आप PYQs लगाइए। PYQs लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू हैं आपके लिए, जो आपके सिलेबस में आपने नहीं कंप्लीट किए, मतलब जो आपने कहीं से भी सिलेबस जहाँ से कंप्लीट किया है, जहाँ से भी नोट्स बनाए, वो आपके नोट्स में नहीं है चीज़ें जो एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इस नई चीज़ों को आप कहाँ ऐड करेंगे, वैल्यू एडिशन वाले पार्ट में ऐड करिए। ये वैल्यू एडिशन वाला पार्ट कहाँ मिलेगा आपको, आप जो भी इसके नोट्स बनाएंगे, सिलेबस के जो आपके नोट्स बनेंगे, इस नोट्स में आपको लास्ट में क्या करना है, हर एक टॉपिक के बाद, पूरे नोट्स के बाद नहीं, हर एक टॉपिक के बाद लास्ट के 2 पेज आपको छोड़ने हैं, किसके लिए, वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो नई चीज़ आपको ऐड करनी है, वैल्यू एडिशन। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट में भी अगर कोई नया क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड देखते हो तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, PYQ से तो आपको ऐड करना ही करना है। अगेन लास्ट में आपको क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन जितना कर सकते हो ना आप, 8 10 15 20 30, जितनी बार भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो ना, बार बार उतनी बार रिवाइज करिए। ऐसा मत किया करो कभी भी कि भाई ऐसा है कि अब 2 महीने बाद एग्जाम है तो जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं, जैसे भी अच्छे से एक बार क्या करो, बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लो सब्जेक्ट वाइज, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लो। उसमें आप इतना अच्छे से बार बार वैल्यू एडिशन वगैरह कर दोगे कि उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी रहेंगी नहीं जो आपके रडार से बाहर हो। ठीक है, तो इसलिए पहले अच्छे से उसको सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज नोट तैयार कर लिया करो अपने, ताकि बाद में कुछ काम ना रह जाए, कोई नया एग्जाम भी आएगा तो बाद में सिर्फ उसको आपको रिवाइज करना बाकी रह जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी। अब उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है,
ठीक है। 70-80% बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है सिलेबस बहुत लेंदी होता है, किसी का भी सिलेबस एंड तक भी कंप्लीट नहीं होता। तो अगर आपको लगता है आपका 60-70% तक का भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, तो भाई इन बच्चों को क्या करना है, 3 चीज़ों पे काम करना है। ठीक है। पहली चीज़ तो भाई रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो रिवीजन बार बार करो, डेली या वीकली जैसे भी आपका प्लान होता है, रिवीजन का प्लान बनाओ और हर एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करो। ठीक है। दूसरा आपका मॉक टेस्ट। भाई जितने मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, या फिर 2 दिन में एक बार, या फिर डेली, जितने मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो भाई उतने मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है भाई, PYQs। इस वक्त में आपको अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको रुकना नहीं कि मैं मॉक टेस्ट लगा दिया ठीक है ख़त्म काम। इसका अच्छे से क्या करना है, आपको एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको नोट्स भी बनाएंगे। जो चीज़ आपसे गलत हुई या जो आपने तुक्के से भी ठीक की है, जो चीज़ आपको नहीं आती थी, वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, नोट्स में लिखेंगे। और इसको भी आपको क्या करना है, रिवाइज करना है बार बार। ठीक है। तो मॉक टेस्ट को भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है उसका, केवल मॉक टेस्ट लगा देने से कुछ नहीं होगा। उसका एनालिसिस करने के बाद उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए बार बार। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, PYQs। जितने ज़्यादा PYQs के आप रट्टे मारेंगे लास्ट टाइम में, जितना ज़्यादा उनको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप PYQ कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। PYQ में भी रिसेंट के एग्ज़ाम के भी जोड़ देना अभी। ठीक है। रिसेंट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे वगैरह के, किसी के भी, उनके भी PYQs आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें आप अगर करते हो लास्ट टाइम में, तो बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपको टारगेट लेके चलना है कि 35+। हालांकि 35+ बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 32 के समथिंग ही कुछ थे। अभी रिसेंट लास्ट एग्ज़ाम दिया था। अब मेरा स्कोर कार्ड भी वगैरह भी पता नहीं कहाँ पे, अगर अभी डाउनलोड हो पाएगा शायद तो करके देखूंगा, है ना। बाकी 31 या 32 समथिंग ही कुछ थे। तो 35 कहना आसान होता है, 35 मतलब अच्छा मार्क्स, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स है 35। ठीक है। अब पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा आ गया, रैंडम चीज़ें आ गई, तो उसमें भाई 30 तक स्कोर, 25+ भी स्कोर ऐसा हो जाता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। बट अगर जो अभी नॉर्मल चीज़ें उसके हिसाब से देखा जाए तो आप 35+ टारगेट लेके चलो। हो सकता है भाई 30+ जाएँ आपके मार्क्स एक्चुअल में, बट 30+ कम थोड़ी है। बट टारगेट सोच के चलो दिमाग में कि 35+ तक आपको जाना है। हो सकता है मॉक टेस्ट में भी आपके 25 ही बन पा रहे हो, 26 तक जा रहा हो स्कोर, बट दिमाग में एक रखिए साइड में कि मेरे को 35+ तक के लिए काम करना है। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जो PYQs हैं उनकी सीरीज़ लेके आऊँ। तो आप चाहते हो, आप लोग चाहते हो तो बता देना, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है। उसमें अलग अलग क्वेश्चन आप उसमें टाइप करना पड़ता है ना, PDF बनानी पड़ती है पूरी। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो फिर उसमें क्या ही फ़ायदा है करने से। ठीक है। अपने लिए तो बना नहीं रहा कि मेरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा, आप लोग बताना कि उसकी सीरीज़, हालांकि मैं शुरू कर चुका हूँ, 1-2 PDF मैंने बना भी लिए। तो आप लोग अगर कहेंगे तो उसकी सीरीज़ भी मैं जल्दी से ही शुरू कर दूंगा। ठीक है। डेली इसमें क्या करेंगे, एक PYQ का सेट किया करेंगे 50 क्वेश्चन का, और उनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया करेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चन में से वैसे क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे जो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो बताइए कमेंट करके। इसके बारे में भी सोचा जाएगा फिर। ठीक है। मतलब सोच तो चुके ही हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो फिर ये चीज़ें थी आज हमारी तरफ से, है ना। आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर पाया हूँगा, है ना। बाकी मॉक टेस्ट भाई लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉक टेस्ट किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, लगाते रहना डेली। ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाएंगे कहाँ से आप, तो मैं पर्सनली तो टेक्स्ट बुक पे लगाता हूँ। टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने उसका पास प्रो बाय नहीं किया है, तो उसके लिए भाई सेल उनकी चलेगी 29 से 31 अक्टूबर तक। तो उसके बीच में आप उनका टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय कर सकते हो बहुत ज़्यादा लोएस्ट प्राइस में। ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।